अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान अली और मेरा काम है आपको बायोलॉजी का मास्टर बनाना। देखो भाई, एमडी कैट को अगर क्रैक करना है तो आपको बायोलॉजी का मास्टर बनना होगा, क्योंकि इस बार एमडी कैट में बायोलॉजी का जो परसेंटेज है वो 45% है। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी का मास्टर बनना होगा। तो आज हम शुरू करेंगे एक वन शॉट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। देखो, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन। देखो भाई, अब री का मतलब क्या होता है, अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस मीन्स अगेन किसी चीज को प्रोड्यूस करना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब नोट्स के अंदर आप कैसे लिखोगे, नोट्स, क्योंकि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स बनाना लाजमी है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप बायोलॉजी पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि बायोलॉजी चाहती है रिपीटेशन। जब आप रिवीजन करोगे उन नोट्स को तब आप कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसको आप नोट्स में कैसे लिखोगे, to produce offspring, to continue generation। मीन्स बच्चे पैदा करना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कितना सिंपल है। ऐसे ही पूरा लेक्चर ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेशेंस और नोट्स बनाते जाना है। अब देखो, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ फीचर्स बताऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसे प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन माना जाता है, मींस जो पहले हुआ करता था अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। ठीक है, अब एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट नोट करते जाओ, वन पेरेंट इन्वॉल्व। अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगी, प्रोजनी बनेगी, बच्चा बनेगा, वो एक पेरेंट से ही बनेगा। मींस उसको बनाने वाला एक ही पेरेंट होगा, दो पेरेंट नहीं होंगे, एक ही होगा। तो एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व टू मेक प्रोजनी। ठीक है, ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा क्या होता है, देखो, अब पेरेंट एक है तो जाहिर सी बात है गेमिट्स वगैरह नहीं बनेंगे और गेमिट्स की फ्यूजन नहीं होगी। मींस जाहिर सी बात है, जब फ्यूजन की बात करते हैं तो दो गेमिट्स होते हैं, दो गेमिट्स फ्यूज करेंगे, आगे बच्चा बनेगा। ठीक है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पेरेंट ही एक है, इसीलिए यहां पर गेमिट्स की फ्यूजन नहीं होती, नो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। गेमिट्स की फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी आप क्या लिखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, अब इसके अंदर पेरेंट एक है तो जो बच्चा बनेगा, जो प्रोजेनी बनेगी, उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी होगा, वो अपने पेरेंट्स की तरह। मान लो जैसे एक पेरेंट, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो बच्चा बनेगा उसमें 100% सेम ही कैरेक्टर्स आएंगे अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोजेनी बनेगी, बच्चा बनेगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह दिखेगा। अब हमने ऊपर बात की कि इसके अंदर फ्यूजन नहीं होती, तो इसका सिंपल मतलब है कि इसके अंदर ना मियोसिस होगा,
meiosis, no meiosis, no meiosis and no fertilization. अब मियोसिस भी नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, क्योंकि गेमिट्स नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसके अंदर एक दूसरी चीज होगी, माइटोसिस, क्योंकि सेल को ग्रो करना है और ग्रोथ के लिए क्या होता है, हमारे पास सेल डिवीजन का पार्ट होता है माइटोसिस, और वो माइटोसिस इसके अंदर होता है, ओनली माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है। अब जो 5th नंबर पर फीचर है वो क्या है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है, इसके अंदर जो बच्चे बनेंगे पेरेंट्स से वो जल्दी जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो भी बच्चा बनेगा वो जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सेल को डिवाइड करता जाना है, क्योंकि और कोई इसमें स्टेप्स नहीं है, ना मियोसिस है ना फर्टिलाइजेशन है। ओनली क्या करना है, एक सेल होगा, मान लो ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सिंपली डिवाइड करेगी, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसके थ्रू ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों सेल एक सेल से बने हैं, पेरेंट एक है। ठीक है, क्लियर हो गया एसेक्सुअल। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल पढ़ा रहा हूँ, नोट्स आप बनाते जाओ, बाकी कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इसको बहुत ही मजे मजे से पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात सबसे पहले लिखेंगे कि इसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे ये गुड्डू है, ये गुड़िया है, तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, डिफरेंट पेरेंट हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल के अंदर हमेशा 2 पेरेंट होते हैं, और उनके जो गेमीट बनते हैं वो फ्यूज करते हैं, फिर जाके आगे बच्चा बनेगा। क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि इसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 पेरेंट हैं तो मीन्स 2 गेमीट्स होंगे। तो हम लिखेंगे कि यहां पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होती है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स की फ्यूजन होगी। अब ये मेल है तो मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्म होगा, एंड फीमेल है तो फीमेल के पास क्या होगा, ओवा होगा। मीन्स गुड्डू के पास स्पर्म होगा और गुड़िया के पास ओवा होगा, और ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगी। ठीक है, अब फ्यूजन होगी और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मकसद ये होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गुड्डू की तरफ से स्पर्म आएगा और गुड़िया की तरफ से ओवा आएगा। मान लो ये स्पर्म है, ये ओवा है, दोनों जब मिलेंगे फ्यूजन होगी, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 गेमीट्स आपस में मिलें, फ्यूज करें, तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर गेमिट्स बन रहे हैं ना, तो गेमिट्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है मियोसिस होगी, क्योंकि मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस।
जब गैमीट्स बनेंगे, गुड्डू को देखो, ये गुड्डू है, ये गुड़िया। अब गुड्डू के बॉडी के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, गुड़िया की बॉडी के अंदर ओवा बनेगा। तो अब गैमीट बन रहे हैं, तो गैमीट क्या होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, तो इनके अंदर मियोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस कब होगी, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो एक कंप्लीट सेल बनेगा जिसे जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट कंप्लीट सेल होता है और ये आगे माइटोटिकली डिवाइड करता जाएगा और कंप्लीट बेबी बन जाएगा। तो गैमीट्स जब बनेंगे तो मियोसिस होगी, और माइटोसिस कब होगी, जब कंप्लीट सेल जाइगोट बनेगा और वो आगे डिवाइड करता जाएगा माइटोटिकली, ठीक है। क्लियर हो गया, फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गई, मियोसिस भी क्लियर हो गई, माइटोसिस भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो पॉइंट लिखेंगे, अब इसमें जाहिर सी बात है, दो पेरेंट हैं तो दोनों के जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है ना, तब बच्चा बन रहा है। तो जो बच्चा है वो पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगा, नो आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगा, डिफरेंट होगा। देखो, डिफरेंट स्पेशी नहीं होगी, इंसान का बच्चा इंसान होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, ठीक है। डिफरेंट सिर्फ किसमें होगा, फीचर्स में, थोड़े से क्या होंगे, एक्सप्रेशन चेंज होंगे, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल 50% फादर की तरफ से आ रहा है, 50% मदर की तरफ से आ रहा है, तो जो प्रोजेनी बनेगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। यही बात कर रहे हैं हम। अब ये क्या होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। अब स्लो क्यों है, क्योंकि गुड्डू और गुड़िया पहले पैदा होंगे, फिर पैदा होने के बाद क्या होगा, इनकी जो एज है वो प्यूबर्टी को टच करेगी। मीन्स जब प्यूबर्टी आएगी, गैमीट्स बनेंगे, फिर गैमीट्स की फ्यूजन होगी, फिर आगे क्या करेगा, कंटिन्यूअसली बेबी डेवलप होगा, फिर जाके पैदा होगा। तो ये क्या है, लंबा प्रोसेस है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, स्लो प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंपली देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मीन्स गैमीट्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब ह्यूमंस क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सिंपली यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि दो बॉडीज होंगी, एक मेल होगा दूसरी फीमेल होगी। मेल के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे, मीन्स स्पर्म बनेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, मीन्स ओवा बनेगा। तो दोनों के अंदर गैमीट्स सेपरेटली बनेंगे, दो बॉडीज होंगी, मेल फीमेल। इसको ही क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, या इसको एक दूसरा टर्म देते हैं, डायोशियस। डायोशियस, या तीसरा भी बुक में लिखा हुआ है हेट्रोफ्रोडाइट। हेट्रोफ्रोडाइट, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है कि मेल और फीमेल सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा, जो थर्ड हमारा फीचर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या है, वो है विविपेरस। विविपेरस, देखो भाई, इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसको अच्छे तरीके से ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आपको इजी लगेगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
विविपेरस। अब विविपेरस का मतलब क्या होता है? एक होता है ओविपेरस, दूसरा होता है विविपेरस। ओविपेरस का सिंपल मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट अंडा दें फिर अंडे से बच्चा निकले, इसको ओविपेरस बोलेंगे। जैसे डक हो गया, मुर्गी हो गया, कबूतर हो गया, तो ये क्या है? ओविपेरस हैं, एग लेइंग है। ठीक है। हम ह्यूमंस क्या हैं? हम विविपेरस हैं। जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर बच्चा बनता है और कंप्लीटली डेवलपमेंट उसके पेट के अंदर होती है, फिर डायरेक्ट बच्चा आता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विविपेरस। इस कंडीशन को विविपेरस बोलते हैं कि बच्चा डायरेक्टली क्या हो? डायरेक्ट बर्थ हो, डायरेक्ट बर्थ ऑफ चाइल्ड। बच्चे की डायरेक्ट बर्थ होगी, इसको क्या बोलेंगे? विविपेरस बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब लास्ट पॉइंट लिखो, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। पढ़ाई में मजा आ रहा है? इतना सिंपल पढ़ेंगे बिल्कुल कहोगे भाई आज तक नहीं पढ़ा इतना सिंपल तरीके से। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, आफ्टर प्यूबर्टी का मतलब क्या है? प्यूबर्टी सिंपल समझो, प्यूबर्टी वो एज जिस एज पे ह्यूमंस मेल और फीमेल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने लग जाएं, मींस जो सेक्स सेल्स हैं वो बनने लग जाएं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, सबसे पहले हम सिस्टम को देखेंगे। सिस्टम क्या होता है? बेसिक सिस्टम क्या होता है? बायोलॉजी के अंदर सिस्टम के अंदर क्या होता है? कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके एक काम कर रहे होते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम कुछ ऑर्गन्स को पढ़ेंगे जो क्या कर रहे हैं? जो गेमिट्स बनाएंगे। ठीक है। अब इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में समझने के लिए मैंने इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को बोला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक को बोला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को क्या बोला है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो भाई, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं टेस्टीज। टेस्टीज प्लूरल है, अगर सिंगुलर लिखेंगे तो टेस्टिस। ठीक है। तो टेस्टिस जो ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इस पूरे के पूरे सिस्टम का काम क्या है? स्पर्म्स को बनाना और इसको स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में पहुंचाना। ठीक है, यही काम है। तो स्पर्म बनेंगे कहाँ? टेस्टिस के अंदर। इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। टेस्टिस का काम क्या है? एक तो ये भाई साहब बनाएगा स्पर्म, प्लस सिर्फ स्पर्म नहीं बनाएगा, स्पर्म के साथ हॉर्मोन्स भी बनाएगा। मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। अब वो हार्मोन कौन कौन से होंगे? एक तो होगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा होगा इनहिबिन। इसको देखेंगे आगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों हार्मोन्स का तकरीबन स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत काम होता है। ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये काम करता है एज अ, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है? इनहेंस करता है, डेवलप करता है। इसको भी
बहुत डिटेल में देखेंगे आगे। इनहेबिन, ठीक है, क्लियर हो गया कि टेस्टिस का काम क्या है। एक तो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, और दूसरा सेक्स हार्मोन बनेंगे, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इनहेबिन, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 3 में, 3 कैटेगरीज। नंबर 1 में एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया accessory glands and accessory ducts, ठीक है, 3 कैटेगरी में। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में तुम क्या क्या चीजें देखोगे? वो चीजें जो हमें बाहर से दिख जाएं उनको एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं। जैसे पीनस होता है, पीनस, और दूसरा स्क्रोटम। अब ये जो मेल के अंदर ये 2 चीजें हमें बाहर से ही दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोला जाता है, ठीक है। अगर ग्लैंड्स की बात करें तो 3 किस्म के ग्लैंड होते हैं, 3 नहीं होते, 3 किस्म के ग्लैंड होते हैं। नंबर 1 पे होता है सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। अब ये 2 होते हैं, मीन्स एक पेयर होता है। कितने होंगे? 2 होंगे। दूसरा होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होता है, एक 1 होता है, ठीक है। और जो तीसरा होता है, तीसरा होता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इनको पहली बार देखा था, काउपर्स ग्लैंड। और ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं, एक पेयर होता है, ठीक है, 2 इन नंबर। अब ये हमने एसेसरी ग्लैंड की बात करी, इसको आगे बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि जो इनकी सीक्रेशन होती है वो कौन सा काम करती है। डन है। अब बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स की। एसेसरी डक्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे पहले इसको मिटाना होगा, क्योंकि ये बहुत होती हैं और यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इनको लिख सकूं। पहले हम इसको मिटाएंगे। देखो भाई, अब ये जो डक्ट्स होती हैं ये शुरू कहाँ से होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो इस जगह है जहाँ पर एक्चुअली में टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो पहली जो डक्ट होती है वो होती है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, ठीक है। और ये कहाँ खुलेगी? ये खुलेगी वासा एफ्रेंशिया के अंदर, वासा एफ्रेंशिया के अंदर, या इसको दूसरा नाम देते हैं इफरेंट डक्ट्यूल, इफरेंट डक्ट्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इफरेंट डक्ट्यूल या वासा एफ्रेंशिया ये आगे जाके खुलेगी हमारे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसे क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारे स्पर्म क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, वो चलना सीखते हैं, मूव करना सीखते हैं एपिडिडाइमिस में। देखेंगे आगे। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन डक्ट्स के नाम बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक इमेज बने कि ये डक्ट्स इसके अंदर होती हैं। क्लियर है? अब ये एपिडिडाइमिस आगे किसमें खुलेगा? ये हमारा खुलेगा वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर।
या इसको क्या बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस, डक्टस डक्टस डिफरेंस, दो नाम होते हैं, वास डिफरेंस एंड डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और ये आगे जाके खुलेगी किसमें, ये आगे जाके एक डक्ट बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन होगी हमारी यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा वो डक्ट है जिससे हमारा यूरिन भी पास होता है और हमारी जो सीमन बन रही है स्पर्म्स वो भी पास आउट करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा, या इसको यूरिनो, इसको दूसरा टर्म देते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो ये होती हैं हमारी एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स का काम क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, स्पर्म को एक जगह देती हैं जिनको क्रॉस करके एक पाथ बना के कहाँ जाना है, फीमेल की बॉडी के अंदर जाना है, विजाइना के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ये एक रास्ता देती हैं, रास्ता बनाकर देती हैं स्पर्म्स को कि मूव करके जाओ फीमेल विजाइना के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं टेस्टिस की। देखो भाई, अगर टेस्टिस की बात करें तो ये मेल के अंदर दो होते हैं, एक पेयर बोल सकते हैं, एक वन पेयर या टू इन नंबर। ठीक है, तो एक मेल के अंदर टेस्टिस दो होते हैं। ठीक है, अगर इन टेस्टिस की हम बात करें, शेप की बात करें, तो इनकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है, शेप ओवल, मीन्स जैसे एक अंडा होता है, अंडे की तरह इनकी शेप होती है। देखें, इस तरीके की इनकी शेप होती है दोनों टेस्टिस की। ठीक है, शेप के बाद अगर साइज की, ये हम बेसिक चीजें देख रहे हैं टेस्टिस की। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो साइज में क्या होता है, देखो ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है। ठीक है, अब विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ, लिख लो, विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब हाइट की बात करें, ऊपर से नीचे तक हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होती है, हाइट होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। डन है, हाइट कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक है, इतनी बेसिक आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं टेस्टिस की लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बुक ने इसको मेंशन किया है। लोकेशन की बात करें तो टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन होते हैं, आउटसाइड टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कहानी आती है। ठीक है, अब ये आउटसाइड क्यों होते हैं, देखो और कोई जो भी हमारे पास कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके टेस्टिस उनके पेट के अंदर होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स होते हैं और हम ह्यूमंस के अंदर ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, कहानी सुनना। देखो, अब ये क्या है, ये कौन है, गुड्डू है। तो गुड्डू जब अपनी माँ की पेट में था तो इसके टेस्टिस इसके पेट के अंदर बने थे। अब बाहर क्यों आए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, बट गुड्डू ने क्या किया, गुड्डू की बॉडी ने उन टेस्टिस को बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि टेस्टिस बोल रहे थे कि भाई हमें स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, हमें स्पर्म्स को बनाना है, तो हमें टेम्परेचर कम चाहिए, मीन्स हम गर्मी में काम नहीं करेंगे।
और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 34 सेंटीग्रेड। 34 मीन्स 3 सेंटीग्रेड लेस, 3 सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म्स को बनाने के लिए। तो इसी वजह से जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और बाहर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखो मान लो ये क्या है, ये एक बॉडी है, पहले यहाँ पर एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस बने, उसके बाद क्या होता है, ये टेस्टिस तकरीबन 7 मंथ के बाद, 7 मंथ के अंदर या 7 मंथ के बाद क्या होता है, ये टेस्टिस बाहर आ जाते हैं। डन। अब बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करना है, टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से। तो ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इनको पैक किया जाएगा, इनको बाउंड किया जाएगा। किसमें? एक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्क्रूटम बोलते हैं, पीछे हम बोल कर आए हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये स्क्रूटम होता है, स्क्रूटम। अब ये क्या करता है? एक तो ये टेस्टिस को बाउंड करके रखता है, टेस्टिस इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इस स्क्रूटम के साथ टेस्टिस अटैच होते हैं। डन है। और एक तो ये स्क्रूटम इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये मेन काम करता है, कौन सा काम करता है? ये काम करता है थर्मो रेगुलेशन का, थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन मींस टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये क्या करता है? स्क्रूटम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए? 34 सेंटीग्रेड चाहिए। ये 34 सेंटीग्रेड पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। थर्टी 34 सेंटीग्रेड पे ही स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। और इसको मेंटेन कौन करेगा? इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करेगा? हमारा स्क्रोटम करेगा। क्लियर है? अब मेंटेन कैसे करता है? क्योंकि ये जो पाउच होता है, स्क्रोटम होता है, ये मसल का बना होता है, और मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जैसे ही 34 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? लूज कर जाएगा, ये लूज करता नीचे चला जाएगा, ठीक है। टेस्टिस को नीचे लेकर आएगा। डन है। अब जैसे ही 34 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर क्या करेगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर चला जाएगा, और बॉडी से क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर लेगा और 34 सेंटीग्रेड को मेंटेन करेगा। मीन्स स्क्रूटम का काम क्या है? कभी भी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस रुकनी नहीं चाहिए, बस कंटिन्यूस होती चली जाए। क्योंकि एक इजैकुलेशन में तकरीबन हमारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं? इजैकुलेट होते हैं। तो ये इतने कहाँ से बनेंगे? इतने तब बनेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस डेली होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये बात कर ली हमने टेस्टिस के बारे में। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस टेस्टिस को बीच में से काट के इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। डन है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। नोट्स बनाते जाना, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। अब मान लो ये हमारे पास टेस्टिस है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बीच में से काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही हम काट कर देखेंगे तो ये हमें बड़ा करके बना रहा हूं क्योंकि अच्छे से क्लियर हो, चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। हमने इसको काटा है। अब जैसे ही काटा तो हमें इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर मिले, ऐसे लोब्स मिले इस तरीके से। और ये जो लोब्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेस्टिस के अंदर हैं, ठीक है, टेस्टिस में है। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और ये कितने होते हैं? ये एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 के करीब होते हैं। ये एक एवरेज वैल्यू है। 200 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में लिखा है 250 से
300 लोब्यूल होते हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यू भी आता है एमडीकेट के अंदर, काफी बार आ चुका है, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। डन है। अच्छा, अब इस लोब्यूल के अंदर, इस एक लोब्यूल के अंदर हमारे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दूसरे इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में कितने होते हैं? मान लो ये एक लोब्यूल है, एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, कितने होते हैं? 1 से लेके 3, ये भी एवरेज वैल्यू है, ठीक है, हमारे बुक में लिखा हुआ है 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मीन्स जैसे इसमें इस लोब्यूल के अंदर मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 बनाए हैं, तो किसी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पर्सन बाय पर्सन क्या करेगा, वैल्यू चेंज होता जाएगा, चेंज होगा, एक जैसा नहीं होगा। किसी में एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू लिखना है। 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक लोब्यूल में। डन है। यहां पर लिख रहा हूं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आपको वैल्यूज याद रखने हैं, एमसीक्यूज में यही आते हैं, और जो बच्चे इनको याद नहीं रखते वो मार खा जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे में नहीं बना रहा, जल्दी जल्दी में बना रहा हूं। किसी में 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेसिक यूनिट होते हैं टेस्टिस के, क्योंकि हमारे स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे। डन है। अब देखो, अब जो पीछे हमने डक्ट्स पढ़ी थी, जो डक्ट्स पढ़ी थी, नालियां, जो एक्चुअली में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, स्पर्म को या सीमन को क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। अब वो हम बनाते जाएंगे, देखते जाना। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेंगे, यहां पर एक डक्ट, एक क्या बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे। ये सेमिनिफेरस यहां पर क्या करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे जिसे रेटेटेस्टिस बोलेंगे। पीछे हमने पढ़ा था ना एसेसरी डक्ट्स में, रेटेटेस्टिस, ठीक है। ये क्या है, ये एक नेटवर्क ऑफ डक्ट्स है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपली रेटेटेस्टिस, इसको बोलेंगे भाई रेटेटेस्टिस, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इस रेटेटेस्टिस से बाहर हमारी 10 से 12 डक्ट्स निकलेंगी, छोटी छोटी नालियां निकलेंगी, और उनको क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। इन डक्ट्स को क्या बोलेंगे, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। यहाँ इसको हमने पीछे बोला है इफ्रंट डक्ट्यूल, तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। क्लियर है। अब देखो, वासा, ये जो वासा एफ्रेंशिया है, ये एज अ ब्रिज का काम करता है, ये 2 चीजों को कनेक्ट करता है। यहां पर क्या है, यहां पर रेटेटेस्टिस है, और इस वासा एफ्रेंशिया के बाहर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, एक थैले की तरह, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये हाईली क्वाइल्ड होगा, और इसको खोल के हम देखेंगे ना, एक स्ट्रिंग बनाकर इसको खोल कर देखेंगे तो तकरीबन ये 6 फीट का होगा, 6 फीट का। ये वैल्यू याद रखना है, 6 फीट है क्या, एपिडिडाइमिस, इसका नाम है एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो वासा एफ्रेंशिया क्या करता है, वासा एफ्रेंशिया सिंपली रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है, एज अ ब्रिज काम करता है। मींस स्पर्म किस में बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन के कहाँ आएंगे, इस नेटवर्क में आएंगे, रेटेटेस्टिस में।
रेटे टेस्टिस से पास करके, पास किससे करेंगे, वासा एफरेंशिया से पास करके एपिडिडाइमिस में आके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकनी, स्पर्म लगातार बनेंगे और बनकर कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में स्टोर होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक ऐसा बोला कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक बैग होता है, क्योंकि बैग में क्या करते हैं हम, बुक्स को स्टोर करते हैं ना, तो इसी तरीके से ये क्या होता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, स्टोर स्पर्म्स। देखो एपिडिडाइमिस के अंदर एक तो हमारे स्पर्म्स स्टोर होंगे, दूसरा काम क्या होगा, यहां पर स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन तो जाते हैं लेकिन फुल्ली मैच्योर नहीं होते, उनको उनको मूव करना नहीं आता, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जब जाएगा स्पर्म तो वहां पर एग को कैसे ढूंढेगा, उसके पास कोई गाड़ी तो नहीं है, वो क्या करेगा, वो मूवमेंट करता जाएगा, मूवमेंट करता जाएगा और एग को ढूंढेगा और उससे फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो मूव, जो तैरना, तैरना कहाँ सीखता है, एपिडिडाइमिस के अंदर, मूवमेंट करना सीखता है एपिडिडाइमिस अंदर। ठीक, मूवमेंट, तो यहां पर क्या करता है एपिडिडाइमिस के अंदर, एक तो स्पर्म स्टोर होते हैं और दूसरा सीखते हैं हाउ टू मूव। डन है। अच्छा, अब देखो, अब हमने टेस्टिस को इंटरनली भी देखा और यहाँ पर हमने ये जो भी डक्ट्स देखी, रेटे टेस्टिस देखी और वासा एफरेंशिया देखा। ठीक है, तो ये दोनों रेटे टेस्टिस और वासा एफरेंशिया ये टेस्टिस के अंदर होती हैं, लेकिन ये एपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर होती है। अब यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आपने लिखा भी होगा। अब आगे क्या करूँगा, आगे मैं पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मैं बनाऊंगा और यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से आपको रिलेट करके फील दिलाऊंगा कि एक्चुअली में ये हमारा जो सिस्टम है काम कैसे करता है। ठीक है, अभी इसको मिटा रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले एक होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से यहां से कनेक्ट होता है हमारा पीनस। ये पीनस है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या आएगा, यूरिन आएगा, कहाँ से, ऊपर यूरेटर से। यूरेटर कहाँ से आती है, हमारी किडनीज से आती है, किडनी से आती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, तो इनको हम नाम देंगे यूरेटर्स। ये यूरेटर है। ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर होते हैं हमारे टेस्टिस, एक लेफ्ट साइड को, एक राइट साइड को। ठीक है, और इस टेस्टिस में हमने यहां तक देखा, एपिडिडाइमिस तक हमने इसको इंटरनली स्टडी किया, देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी डक्ट्स हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं। ठीक है, हमने देखा। अब यहाँ से एक दूसरी डक्ट शुरू होती है जिसे वास डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, वास डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, पीछे हम बोल कर आए हैं तो दोनों नाम याद रखने हैं, कोई भी नाम एमसीक्यू में आ सकता है। डक्टस डिफरेंस ऐसे एमसीक्यू आ सकता है कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म को ऊपर कौन लेकर जाता है, कौन सी डक्ट लेकर जाती है, तो आप क्या लिखोगे, वास डिफरेंस लेकर जाती है। ठीक है, अब यहां से भी क्या होगा, यहां से भी ऐसे ही हमारी वास डिफरेंस क्या करेगी, ऊपर जाएगी।
तो इसीलिए हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, क्योंकि हमें ये डक्ट बनानी है। देखो ये आ गई हमारी एपिडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड होगी, लिख देते हैं हाईली कॉइल्ड। और यहां से हमारी शुरू होगी वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। डन है। अब देखो वास डिफरेंस का ये वाला जो साइड है, ये वाला एरिया जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के करीब है, इसको हमने थोड़ा सा वाइड बनाया है। तो इसको जो भी बायोलॉजी के अंदर जो भी पोर्शन वाइड होता है उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्पररी हमारे स्पर्म स्टोर होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग पॉपुलेशन, ड्यूरिंग इंटरकोर्स या मेटिंग पर्पज के लिए जब दो पार्टनर क्या करते हैं, मेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म यहाँ से एपिडिडाइमिस से मूव करते कहाँ आते हैं, एम्पुला में आते हैं, और यहाँ पर टेम्पररी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और बाद में इजेकुलेट होके पीनस के थ्रू बाहर जाते हैं। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा एक ग्लैंड कनेक्ट होता है, एक राइट साइड को एक लेफ्ट साइड को, और ये पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये पीछे की तरफ होता है। इसको क्या नाम देते हैं, सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल। ठीक है, सेमिनल वेजिकल। इसका काम क्या होता है, ये फ्लूइड सीक्रेट करता है और नरिश प्रोवाइड करता है, एक लिक्विडेशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस, यहाँ पर वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस और ये सेमिनल वेजिकल दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, जिसे इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इस तरीके से ये यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या करेंगे, दोनों कनेक्ट होंगे वास डिफरेंस और सेमिनल वेजिकल। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इजेकुलेटरी डक्ट। ये क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखो इजेकुलेटरी डक्ट से हमारी निकलेगी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ये हमारी यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा से क्या होता है, एक तो यूरेथ्रा से यूरिन पास होगा और दूसरा सीमेन पास होगा। ये आ गई हमारे बीच में यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा से सिर्फ यूरिन पास नहीं हो रहा, यूरिन पास हो रहा है इसलिए यूरेथ्रा बोल रहे हैं, और ये सीमेन भी पास करती है, क्योंकि सीमेन भी यहां से ही आएगी, तो इसको एक दूसरा नाम देते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। और यहां पर लिख रहा हूं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक, ट्रैक या डक्ट। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है, यूरेथ्रा भी बोल सकते हो, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। डन है। अब देखो यहां से क्या होता है, इस साइड पे हमारा एक दूसरा ग्लैंड होता है जो डायरेक्टली यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। ठीक है, पीछे की साइड, आगे की साइड नहीं होता, पीछे की साइड होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सिंपल बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड।
अब ये क्या क्या चीज़ें सीक्रेट करेंगे, कौन सी चीज़ें होंगी इनके फ्लूइड में, सब बताऊंगा आगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये भी क्या करेगा, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सीक्रेट करेगा स्पर्म के साथ, ठीक है। यहाँ से स्पर्म आ रहा है ना, तो यहाँ से ये स्पर्म के साथ क्या करेगा, अपनी सीक्रेशन कंबाइन करेगा, मिलाएगा, मिक्स करेगा। और जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी सीक्रेशन इसके साथ स्पर्म के साथ मिक्स करेगा। और इसके पीछे देखो, अब ये पीछे की तरह होते हैं, अलग पेन से बनाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 2 और ग्लैंड होते हैं, छोटे ग्लैंड होते हैं। इन तीनों में से सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड ये होते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो इन तीनों में से जो बड़ा ग्लैंड होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सबसे छोटे ग्लैंड होते हैं वो होते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एक होता है, सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होते हैं, काउपर्स भी पेयर में होते हैं। काउपर ग्लैंड का हमारे बुक ने दूसरा नाम दिया है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये इसके दोनों नाम होते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हो, क्लियर है। अब क्या रहता है, अब हमारा पीनस रहता है। पीनस में क्या होता है देखो, एक तो ये जो पीनस से हमारे पेल्विक साइड से कनेक्ट है, आगे पेल्विक के साथ कनेक्ट है, इसको पीनस के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट, रूट ऑफ पीनस, ठीक है। और ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं ग्लांस पीनस। नीचे लिख रहा हूं ग्लांस पीनस, ठीक है। और इस ग्लांस पीनस के ऊपर यहां पर क्या होता है, एक पर्दा होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रेप्यूस बोलते हैं या फोर स्किन, फोर स्किन, या इसको प्रेप्यूस भी बोला जाता है, प्रेप्यूस, ठीक है। और ये जो यूरेथ्रा की एंड है, ये वाली, जहां से हमारी सीमन, हमारा जो यूरिन होता है पास आउट होके बाहर जाता है, इससे ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से स्पर्म बनेंगे, ये पूरा सफर तय करके यहाँ कुछ मिक्सचर हमारे लिक्विड से मिलके पीनस के साथ बाहर निकल जाएंगे, इजेकुलेट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स बन रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टेस्टिस के अंदर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखे, अब हम उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखेंगे कि आखिर जो हमारे स्पर्म्स बन रहे हैं वो किन सेल से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनमें एक्चुअली में हमारे स्पर्म बनेंगे। ये आ गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे स्पर्म बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लोब्यूल को उठा के, मान लो ये एक लोब्यूल है, इसको उठा के बीच में से काटेंगे और काट के ऐसे देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसको बड़ा करके बना रहा हूं नीचे,
एक एक हमारे लोब्यूल को, मान लो कि ये एक हमारा लोब्यूल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, एक तो हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये आ गए हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यहां इस लोब्यूल में दो हैं तो मैं दो बना रहा हूं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। अब इस लोब्यूल्स के, इस पूरे लोब्यूल के अंदर एक तो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इनके बाहर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो स्पेस है, ये पूरी स्पेस, इस पूरी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से सेल हैं, और फिर देखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कौन सी चीजें हैं। डन है। अब देखो, मान लो ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर हमें दो किस्म के सेल मिलेंगे, एक क्यूब लाइक सेल मिलेंगे, जैसे क्यूब होता है इस तरीके से हमारे सेल मिलेंगे, ठीक है। और दूसरे सेल हमें मिलेंगे कॉलम की तरह, जैसे एक कॉलम होता है ना, कोलमनर सेल, ठीक है। अब ये पूरे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ऐसे सेल होंगे, क्यूब लाइक सेल भी होंगे और कॉलम लाइक सेल भी होंगे। जो क्यूब लाइक सेल हैं इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म सेल, जर्म सेल, ठीक है। या इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। याद रखो, ये जर्म सेल वो सेल हैं जिनसे आगे स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो ये इनको रूट सेल भी बोल सकते हैं, कि मीन्स स्पर्म की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, जर्म सेल से होती है। जर्म सेल आगे डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करके माइटोसिस होगी और मियोसिस होगी, और फाइनली हमारे स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया से ही हमारे स्पर्म बनते हैं। अब आते हैं कोलमनर सेल पे। ये जो कोलमनर सेल होते हैं इनको हम सिंपली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और याद रखो, सर्टोली सेल से या जर्म सेल से, इनसे एमसीक्यूज आते हैं, पिछले जो टेस्ट हुए हैं उनके अंदर भी इससे एमसीक्यू बने हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सर्टोली सेल, या आप इसको दूसरा नाम देते हैं नर्स सेल। अब नर्स सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका काम ही नर्स वाला है। नर्स क्या करती है, नर्स मरीजों की देखभाल करती है, तो इसी वजह से इसको नर्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल भी हमारी देखभाल करते हैं जर्म सेल की, ठीक है। इसको, जर्म सेल को नरिशमेंट देते हैं, फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और इनको क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नर्स सेल। डन है। अब ये इस पूरे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या होंगे, ऐसे ऐसे सेल हमें दिखाई देंगे। ये जर्म सेल आ गए, और ये सर्टोली सेल आ गए। सर्टोली सेल का काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, एक तो नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है एफएसएच, वो इस सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, और सर्टोली सेल इसको एक्टिवेट करता है, जर्म सेल को एक्टिवेट करता है कि भाई अब आप डिवाइड करो, फूड वगैरह नरिशमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो नरिशमेंट का काम है, ये सर्टोली सेल का काम होता है।
और दूसरा इनका बुक में नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो इसमें कुछ एबनॉर्मल सेल भी बनते हैं, एबनॉर्मल सेल भी बनते हैं। तो ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा सर्टोली सेल का। अब आते हैं बाहर की तरफ। ये बाहर जो एरिया है इंटरस्टिशियल स्पेस, इधर हमारे इस दो किस्म के चीजें मिलती हैं। अब आते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस पे। इंटरस्टिशियल स्पेस पे हमें एक सेल दिखाई देते हैं, एक किस्म के सेल दिखाई देते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं। ये पूरी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लेडिक सेल, लेडिक सेल। अब इसका दूसरा नाम भी होता है, क्योंकि ये हमें मिलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इनको हम दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल भी हम इनको बोल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है एलिश ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो इसको क्या करता है, जैसे ही इस पर एक्ट करता है लेडिक सेल पे, तो लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन आगे पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, कैसे सीक्रेट होता है, कैसे मैसेज आ रहा है। ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेने। ठीक है, अभी आपको चीजें बता रहा हूं कि चीजें दिखती कैसे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें ब्लड वेजल्स भी मिलती हैं। जाहिर सी बात है, ब्लड का भी तो फ्लो होगा ना इसके अंदर, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ब्लड वेसल्स। क्लियर है, ये हमने देख लिया एक लोब्यूल के, लोब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो किस्म के सेल मिलेंगे, एक मिलेंगे जर्म सेल, दूसरे मिलेंगे सर्टोली सेल। और इसके बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक तो ब्लड वेजल्स मिलेंगी और दूसरे हमें सेल मिलेंगे जिनको बोलेंगे लेडिक सेल, लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। क्लियर है, अच्छा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन से मैसेज कैसे आता है और इनको कैसे एक्टिवेट करता है। ठीक है, या इसको हम हार्मोनल रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल। ठीक है, बात समझना। अब हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल देखा, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हुए, कौन से सेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में है, कौन से सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, देखो मान लो ये हमारा एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, और इसके बाहर ये हमारे लेडिक सेल हैं। अब पीछे जो पूरा का पूरा लोब्यूल, अब पीछे जो पूरा का पूरा लोब्यूल आपको दिखाया, उसके अंदर सेल्स दिखाए, अब आप उससे इसको रिलेट करो। देखो ये पूरा क्या है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या है, लेडिक सेल है। अब देखो क्या होता है, अब एट प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। मान लो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है हमारा एक ग्लैंड जिसको
पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, समझो। अब ये जीएनआरएच जैसे ही इस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट होंगे, दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट होंगे। एक को बोलेंगे एफएसएच, दूसरे को बोलेंगे एलएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे सेल थे, जो हमने देखे लेडिक सेल, ये उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीन्स एलएच ये वो हार्मोन है जो हमारे इंटरस्टिशियल सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो इसीलिए इसको आईसीएसएच बोल रहे हैं। डन है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस से मैसेज आया इंटीरियर पिट्यूटरी को, तो इंटीरियर पिट्यूटरी का क्या करेगा, एफएसएच को सीक्रेट करेगा, और ये एफएसएच यहां से जाएगा कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने क्या देखा, दो किस्म के सेल देखे, एक हमने जर्म सेल देखे और दूसरे सेल हमने देखे सरटोली सेल, जो कॉलम की तरह थे ऐसे, सरटोली सेल। अब ये एफएसएच क्या करेगा, ये एफएसएच वर्क करेगा किस पे, सरटोली सेल पे जाएगा, सरटोली सेल को बोलेगा कि भाई अब क्या करो, अब तुम स्पर्मेटोजेनेसिस करवाओ, जर्म सेल को एक्टिवेट करो कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करें, डिवाइड करें। तो जैसे ही सर्टोली सेल पे ये एक्ट करेगा, सर्टोली सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और सर्टोली सेल एक्टिवेट करेगा फिर किसको, जर्म सेल को। जर्म सेल को बोलेगा कि भाई तुम लोग डिवाइड करो, तुम लोग स्पर्म में कन्वर्ट हो, तुम्हें फूड वगैरह नरिशमेंट में प्रोवाइड करूंगा। तो सर्टोली सेल इनको फूड भी प्रोवाइड करेगा, फूड सोर्स भी बनेगा, और इसको नरिशमेंट भी देगा, एक इन्वायरमेंट देगा कि भाई तुम अब क्या करो, स्पर्मेटोजेनेसिस करो, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो कि सर्टोली सेल पर एफएसएच ने एक्ट किया और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो गई, और हमें कितने स्पर्म बनाने हैं, हमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनाने हैं, ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनाने हैं। तो सर्टोली सेल क्या करेगा, जैसे ही 200 से 300 मिलियन स्पर्म का टारगेट कंप्लीट होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे इतने सेल, तो सर्टोली सेल क्या करेगा, दूसरा हार्मोन अपनी तरफ से भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि एफएसएच को कम भी करवाना है, ठीक है। सभी स्पर्म एक बार में जो नहीं बनाना ना, जो जितना टारगेट है उतने स्पर्म बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, सर्टोली सेल क्या करेगा, ये दूसरा हार्मोन खुद से बनाएगा, इनहेबिन बनाएगा, ठीक है। और इनहेबिन कौन सा काम करेगा, नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा। इनहेबिन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई देखो, जितने स्पर्म बनाने थे हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है, स्पर्म बन रहे हैं, अभी तुम क्या करो, अभी तुम एफएसएच को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, इसको रोक दो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेगा कि भाई ठीक है, मैं एफएसएच को रोक देता हूं, लेकिन दूसरा हार्मोन है मैं आपको वो भेज देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही एफएसएच रुक जाएगा, तो यहां से एलएच जाना शुरू करेगा। दूसरी पेन से बनाता हूं, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। अब एलएच क्या करेगा, एलएच यहां से जाएगा, ये एलएच यहां से जाएगा
किस पे एक्ट करेगा? लेडिक सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है, लेडिक सेल पे एक्ट करेगा। ये क्या है? लेडिक सेल। लेडिक सेल, लेडिक सेल पे एलएच एक्टिवेट होगा, लेडिक सेल पे एलएच एक्ट करेगा और लेडिक सेल क्या करेंगे? ये सीक्रेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन करेंगे। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन पहला काम क्या करेगा? पहला काम टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा यहां से मिटा रहा हूं इसको। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला काम करेगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, और दूसरा ये मेन काम करेगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इनको क्या करता है? इनहांस करता है, बिल्डअप करता है। मान लो कैसे? जैसे ही टेस्टोस्टेरोन एक मेल में सीक्रेट होगा तो क्या होगा? उसमें कुछ उसकी बॉडी में कुछ चेंजिंग आएंगी। चेंजेस कैसे आएंगी? जैसे दाढ़ी का आना, मूछों का आना, ठीक है, मसल मास ग्रोथ होना। तो ये क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट भी ग्रो करती है, जो पीनस इनलार्जमेंट होती है। तो ये कुछ क्या है? ये कुछ हमें अपीयरेंस होती हैं कि भाई अब प्यूबर्टी को इस बच्चे ने, इस मेल ने प्यूबर्टी को हिट किया है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन का। एक ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, दूसरा काम करता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या करता है? ये इनहेंस करता है। ठीक है, तो ये काम होता है टेस्टोस्टेरोन का। तो हमने ये देख लिया कि एफएसएच का काम क्या है, एलएच का काम क्या क्या है, और ये दोनों हार्मोन किन सेल्स पर एक्ट कर रहे हैं, और अंदर टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है। अभी मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा इसी हार्मोनल रेगुलेशन को। अब देखो, अब यहां देखो, सबसे पहले यहां पर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाएगा जीएनआरएच, जीएनआरएच। और जीएनआरएच किस पर एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से साइड पे? ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो जीएनआरएच क्या करता है? ये वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन बनेंगे, एफएसएच, एलएच। एफएसएच क्या करेगा? ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और एलएच एक्ट करेगा किस पे? एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, लेडिक सेल। ठीक है, सर्टोली सेल कौन से काम करेगा? एक तो ये करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस,
एक स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, दूसरा क्या करेगा, दूसरा हार्मोन बनाएगा, इनहेबिन, इनहेबिन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, इनहेबिन क्या करता है, इनहेबिन नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, ये एफएसएच की सीक्रेशन को रोकता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर हिस्से को क्या करता है, बोलता है कि भाई एफएसएच को रोक दो, जितनी स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी थी हमने करवा ली, अब मेहरबानी करके इस हार्मोन को एफएसएच को रोक दो। ठीक है, ये काम होता है सर्टोली सेल का। अब लेडिक सेल क्या करेगा, लेडिक सेल बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, इस पर एक्ट करेगा, एलएच इस पर एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। और टेस्टोस्टेरोन का मैंने आपको रोल बता दिया कि बॉडी में क्या होता है। एक तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा काम क्या करता है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये होता है हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हमने सेल भी देख लिया, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखेंगे कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होती है। उसके लिए हमने पहले बनाया एक स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये क्या है, ये एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी सेल जिसे बोल रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही एलेश आया, एलेश ने एक्ट किया हमारे सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल ने स्टिमुलस दिया स्पर्मेटोगोनिया को कि भाई डिवाइड हो। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ये पहले करेगा माइटोसिस, पहले क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस। अच्छा, एक बात याद रखो कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये नॉर्मल सेल की तरह डिप्लॉयड होता है। मीन्स ये क्या होता है, इसके अंदर जो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं या 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नंबर याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस में आपको पता है कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डाटर सेल में, और जो डाटर सेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज इट देयर पेरेंट सेल। ठीक है, तो पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो इनसे दो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। क्लियर है? अब यहां पर देखो, यहां पर ये डिवाइड हो गया दो सेल में, एक ये सेल और ये दूसरा, ये दोनों क्या है, ये इसको बोलेंगे डाटर सेल। ठीक है, इसके अंदर भी एन जो है वो कितना है, 46, इसके अंदर भी 46। मीन्स ये क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेंगे एज इट देयर पेरेंट। क्लियर है? अच्छा, अब इनको नाम कौन सा देंगे, इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, और इनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही है, और ये भी डिप्लॉइड हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में के अंदर, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी। और हमें आपको पता है कि हमेशा मियोसिस दो स्टेप्स में होती है, एक होती है मियोसिस 1 और उसके फौरन ही बाद होती है मियोसिस 2। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी मियोसिस 1, मियोसिस 1।
और मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। मींस एक ये सेल बना और दूसरा ये सेल बना। इसके अंदर n जो है वो कितना है, वो 23 है। यहाँ पर 23 पेयर थे, टोटल 46 नंबर थे। यहाँ पर नंबर ही कितना है, 23 है। मीन्स हाफ हो गया, 46 का हाफ 23। ठीक है, इसके अंदर भी सेम ही होगा। इसको नाम हम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आगे क्या होगा, अभी इस सेल को आप छोड़ दो, इस सेल को छोड़ दो। ये क्या करेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये बैक जाएगा और फिर से ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, डिवाइड होगा। अभी हम इस एक को पकड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगी यहां पे। और मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, मियोसिस 2 सेम होती है माइटोसिस की तरह। जैसे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से सेम हो रहे थे हमारे उनमें डॉटर सेल में। ठीक है, माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो ट्रांसफर हो रहे थे डॉटर सेल में एग्जिट जैसे थे। 46 थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 46 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, मियोसिस 2 के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल में एज इट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23 ही ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर एक सेल बना और एक सेल यहाँ पर बना, तो यहाँ पर भी n कितना होगा, 23 होगा पेरेंट सेल की तरह, और यहाँ पर भी क्या होगा, 23 होगा पेरेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा, 23 और यहाँ पर भी 23। क्लियर है। अब देखो, अब इस कंडीशन को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमेशा, एक तो आप पॉइंट याद रखो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमेशा 4 स्पर्म बनते हैं, 4। ये एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, और ये जो मियोसिस 2 हो रही है, मियोसिस 2 किस में होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसे ही मियोसिस करेगा तो मियोसिस में इससे जो सेल बनेंगे उनको हम नाम देंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड आगे डिवाइड नहीं करता, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। स्पर्मेटिड आगे डिवाइड नहीं करेगा, ये मॉडिफिकेशन करेगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी, मॉडिफाई होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पर्म में। तो ये जो स्पर्मेटिड होता है ये डायरेक्ट मॉडिफाई हो जाता है स्पर्म के अंदर। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखनी है। अब देखो, अब यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर बना रहा हूं। ये स्पर्मेटिड डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में। मान लो ये 4 आ गए हमारे पास स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड हैं। ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये क्या करेंगे, ये मॉडिफाई होके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे स्पर्म के अंदर। ये हमारा स्पर्म है। ठीक है, यहां पर भी यही सीन होगा। क्लियर है। इसको क्या बोलोगे, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई, एक तो इसका साइटोप्लाज्म कम हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और दूसरा इसके अंदर टेल आ गई मूवमेंट के लिए, क्योंकि स्पर्म को मूव करते जाना है। स्पर्म मोटाइल होता है और फीमेल के अंदर एग जो होता है वो मोटाइल नहीं होता।
और मोटाइल स्पर्म इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास टेल होता है, पूंछ होता है जो इसको आगे धकेलता है। क्लियर है? इसको तुम बोलोगे स्पर्म, या इसको तुम बोलते, इसको तुम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है जो मूव करे। स्पर्मेटोजोआ दो नाम होते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हो इसको, और दूसरा आप इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब आपको एक पॉइंट याद रखनी है, ये एमसीक्यू आ सकता है। स्पर्मेटोगोनिया से लेके जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म। ठीक है? अब देखो यहां क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, मीन स्पर्म की जनरेशन। ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है? और ये जो स्पर्मेटिड हैं, स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्म्स में। इस एक स्टेज को आप क्या बोलोगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलोगे। इस स्टेज को स्पर्मेटिड से स्पर्म डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्म्स में, तो इसको आप क्या बोलोगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है? ये आपको याद रखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में और स्पर्मियोजेनेसिस में ये डिफरेंस होता है कि पूरे प्रोसेस को आप स्पर्मेटोजेनेसिस बोलोगे, और स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को आप स्पर्मियोजेनेसिस बोलोगे। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि स्पर्म की जो शेप होती है वो कैसी होती है। सॉरी, शेप तो हमने देख ली, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें मिलेंगी। एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। ठीक है? अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पर्म की शेप की। ठीक है? शेप ऑफ स्पर्म। स्पर्म की शेप की अगर बात करें तो स्पर्म हमें किस तरीके से दिखाई देता है। स्पर्म के अंदर एक हमें मिलता है हेड, ठीक है, दूसरी मिलती है नेक, तीसरी चीज मिलती है मिडल पीस, और चौथी चीज हमें मिलती है टेल। अब हेड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले देखो ये क्या है, ये हेड है, और ये नेक है, ये हमारे पास है मिडिल पीस, और फाइनली ये लास्ट वाला हमारे पास है टेल। इसको क्या बोलेंगे, टेल। ठीक है? ये चार चीजें होती हैं। अब हेड के अंदर देखो, हेड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। हेड के अंदर होता है, एक होता है ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एक्रोसोम। ठीक है? अभी काम बता रहा हूं कि इनका काम क्या क्या होता है, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें मजे मजे से। इसको क्या बोलेंगे, इसके नीचे होता है न्यूक्लियस। ठीक है? ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। नेक के अंदर क्या होता है, नेक के अंदर हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है? सेंट्रियोल।
अब ये जो मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस के अंदर हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टेल के अंदर, टेल के अंदर एक चीज होती है जो एक्चुअली में मूवमेंट करने में हेल्प करती है, स्पर्म को मूव कराती है, और उसको बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। इसको इंड पीस भी बोलते हैं, अगर आप याद रखो तो, इंड पीस, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एक्रोसोम होता है ये मॉडिफाई गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, मॉडिफाई गोल्जी बॉडी। इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर होते हैं इंजाइम्स। और कौन से एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम होते हैं जो इस एग को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे यहां पर स्पर्म आएगा ना, स्पर्म, तो स्पर्म पहले क्या करेगा, यहां से इसको रगड़ेगा, अपना सर इस पर रगड़ेगा, रगड़ेगा तो यहां से जो एक्रोसोम है इससे रिलीज होंगे इंजाइम्स, और इंजाइम इसको क्या करेंगे, इस एग को पेनिट्रेट करेंगे। इस एग को पेनिट्रेट करके फिर इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए इसके एग के अंदर चला जाएगा। तो जो पेनिट्रेशन का काम है, पेनिट्रेशन क्या कौन करेगा, एक्रोसोम के अंदर जो इंजाइम्स होंगे वो इसको क्या करेंगे, पहले डिसॉल्व करेंगे, फिर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो इसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस ओवा के पास। देन ये काम होता है एक्रोसोम का। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है, तो डीएनए ट्रांसफर होगा। अच्छा, एक बात आप याद रखो कि स्पर्म के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं ये डीएनए के साथ ओवम के पास जाते हैं, ओवा के अंदर जाते हैं, ठीक है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही रह जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ स्पर्म के अंदर ये काम है कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये फ्लैजिला इस स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, क्योंकि मूवमेंट करके टाइम से एग के पास पहुंचना है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है उसके बाद हमारा स्पर्म मर जाता है। तो इसीलिए ये फ्लैजिला होती है, इसको मूवमेंट करने में आसानी होती है और जल्दी पहुंचना होता है ओवा के एग के पास। क्लियर है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर था स्पर्म का, ठीक है। जी अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमन। कंपोजिशन ऑफ सीमन ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम प्रोसीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। अब सीमन की जो कंपोजिशन होती है, मेनली सीमन 4 चीजों से मिलकर बनती है। कितनी चीजों से मिलकर बनती है? 4 चीजों से, ठीक है। अब देखो, सीमन के अंदर एक हमें मिलेगा स्पर्म, हमें स्पर्म मिलेंगे, प्लस हमने जो पीछे पढ़ा ग्लैंड्स पढ़े ना, 3 किस्म के ग्लैंड्स पढ़े, वो तीनों किस्म की सीक्रेशन बनाएंगे। तो स्पर्म एंड जो ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रेशन, इनको कंबाइन करके हम उसको क्या टर्म देते हैं? सीमन का टर्म देते हैं। तो ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? जैसे सेमिनल वेजिकल है, सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल की सीक्रेशन होगी, प्लस दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड।
तो प्रोस्टेट की भी सिक्रेशन होगी। एंड फाइनली जो हमारे दो छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो इन चार चीजों से मिलकर जो फ्लूइड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। स्पर्म, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स, जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इन चार चीजों से मिलकर जो फ्लूइड बनता है उसको सीमन बोलते हैं। अब ये एक हेल्दी पर्सन में जो नॉर्मल वैल्यू होती है सीमन की, वो कितनी होती है पर एजेकुलेशन। एक इजेकुलेशन में तकरीबन जो सीमन होती है वो 2 से 5 मिलीलीटर होती है, 2 to 5 ml, ठीक है, पर एजेकुलेशन। और उस नॉर्मल जो बंदा है उसमें जो इजेकुलेशन की थ्रू सीमन रिलीज हो रही है, उसके अंदर हमारे स्पर्म जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होता है, नॉर्मल एवरेज वैल्यू वो होता है 200 से 300 मिलियन पर इजेकुलेशन। एक इजेकुलेशन में तकरीबन हमारे नॉर्मल स्पर्म कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन होते हैं, ठीक है। अगर 200 से कम होंगे तो उसको हम एबनॉर्मल मानेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये हमारे बुक ने वैल्यू दिया है। तो ये जो वैल्यूज होते हैं ये काफी बार एमसीक्यूज में आते हैं। तो आपको वैल्यूज को अपनी फिंगर टिप्स पर रखना है, क्योंकि जो वैल्यूज होते हैं ज्यादातर एमसीक्यू बनते ही इन वैल्यूज में से हैं। जैसे नॉर्मल इजेकुलेशन का वैल्यू है 2 to 5 ml, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में यही चीजें आती हैं और स्टूडेंट भूल जाते हैं। क्लियर है। तो ये बात कर ली कंपोजिशन की। अब देखो सीमन में कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। अब उसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से ये चीजें कितनी परसेंटेज में होती हैं। सबसे पहले अगर हम स्पर्म्स की बात करें, स्पर्म्स की, स्पर्म्स, तो स्पर्म कितना परसेंटेज होती है, स्पर्म की कितनी परसेंटेज होती है सीमन में। तो स्पर्म की नॉर्मली जो परसेंटेज होती है 9 होती है, 9 से लेके 10 तक, 9 to 10% सीमन में स्पर्म्स होते हैं। हेल्दी मेल की बात कर रहा हूं मैं, हेल्दी मेल की। जो हेल्दी मेल होता है उसके सीमन में 9 से 10% स्पर्म होते हैं। और सेमिनल फ्लूइड की बात करें, सेमिनल वेसिकल की अगर बात करें तो नॉर्मल वैल्यू सेमिनल का कितना होता है, 60%। ये बुक ने लिखा है तो आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है। 60% होती है तो 60% ही आपको याद रखनी है। एमसीक्यू इसमें से भी आ सकता है, ठीक है। और सीमन का जो मेजरली वैल्यू बनाता है, सीमन को बनाता है मेजरली, जो सीमन को बनाता है वो कौन सा ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, जो ओवरऑल सीमन का 60% बनाता है, ठीक है। 60%, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम प्रोस्टेट की बात करें, प्रोस्टेट की बात करें तो ये कितना परसेंटेज होती है इसकी, प्रोस्टेट कितना परसेंटेज होता है सीमन में, 30% जो होती है ये प्रोस्टेट की होती है। बाकी अब 1% रह रहा है, बच रहा है, तो 1% किसकी होगी, काउपर्स ग्लैंड की। अब काउपर्स ग्लैंड का दूसरा मेन काम होता है, वो अभी आपको बता रहा हूं। काउपर्स ग्लैंड कितना परसेंटेज होते हैं, ओनली 1%, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो काउपर्स ग्लैंड जो होता है ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम करता है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो हमारे ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो सीक्रेशन बनाते हैं उन सीक्रेशन में कौन सी चीजें होती हैं और उनका काम क्या होता है, क्योंकि ये हमने पीछे नहीं पढ़ा। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि सेमिनल वेसिकल में कौन सी चीजें होती हैं। सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड होती है
सेमिनल वेजिकल। अब सेमिनल वेजिकल एक तो कितने ग्लैंड होते हैं, ये 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें अल्कलाइन फ्लूइड में कौन सी चीजें होती हैं, देखो, एक होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, ये एक ड्राइव्ड लिपिड है, ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आना, बस आपको इनका काम आना चाहिए। देखो, स्पर्म को चाहिए फूड, तो फूड है, देखो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, इन दोनों का काम क्या होता है, ये काम आते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो फ्रक्टोज क्या करते हैं, फ्रक्टोज सिंपली स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म को मूव करके फीमेल की बॉडी में जाना है, तो मूव करने में तो एनर्जी लगेगी ना, एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रक्टोज से आएगी। तो फ्रक्टोज बेसिकली हमारे स्पर्म्स का फूड है, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे ही हमारा स्पर्म स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो उस सीमेन में मौजूद होता है। बेसिकली सीमेन जाती है ना फीमेल की बॉडी में, तो उस सीमेन में तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन भी होगा, स्पर्म्स भी होंगे, फ्रक्टोज भी होगा। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, ये सिंपली जो यूट्रस होती है ना, यूट्रस, ये होती है ना यूट्रस, मान लो ये विजाइना है और ये क्या होता है, ये यूट्रस होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसका यही काम होता है, क्या करवाता है ये, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल यूट्रस। ये फीमेल यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और इसका पर्पस ये होता है, स्पर्म को आगे धकेला जाता है, आगे एग की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, अब ये भी अल्कली फ्लूइड सीक्रेट करता है, अल्कलाइन सीक्रेशन। अब इसकी सीक्रेशन में क्या होगा, इसकी सीक्रेशन में होते हैं आयंस, आयंस होते हैं। बेसिकली मेन जो आयन होता है वो कौन सा होता है, आयन, मेन होता है इसके अंदर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम भी क्या करता है, स्पर्म को आगे धकेलता है, आगे भेजता है, ठीक है। कहां पर, जैसे ही सीमेन विजाइना में आता है, तो विजाइना में ये कैल्शियम स्पर्म को आगे मूव कराता है यूट्रस की तरफ, यूट्रस की तरफ इसको आगे स्पर्म को मूव करता है, ठीक है। अब इसका देखें, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन विजाइना, ठीक है। तो ये विजाइना के अंदर ये स्पर्म को आगे की तरफ मूव करता है कैल्शियम, ठीक है। ये काम हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड की सीक्रेशन का, और इसके अंदर जो कैल्शियम है मेनली तो यही काम कर रही है ना। अब बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की। काउपर्स ग्लैंड, देखो भाई, इस काउपर ग्लैंड को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, बल्बो
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसकी जो सीक्रेशन होती है वो भी अल्कलाइन होती है, अल्कलाइन सीक्रेशन, अल्कलाइन सीक्रेशन। अल्कलाइन सीक्रेशन, ठीक है। अब देखो काउपर्स ग्लैंड से जो सीक्रेशन निकलती है उसके दो काम होते हैं। सबसे पहले देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा पीनस है, ठीक है, ये पीनस है, तो पीनस से बीच में क्या होती है, हमारी यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा। ये क्या होती है, यूरेथ्रा, या इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी बोला जाता है। अब होता क्या है, इस यूरेथ्रा से हमारा यूरिन भी आता है और सीमेन भी आता है, ठीक है। सीमेन में स्पर्म होते हैं और स्पर्म एसिडिक कंडीशन में मर जाते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में मर जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर होते हैं हमारे दो छोटे छोटे ग्लैंड जिनको काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, ये होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये सीमन से पहले अपनी सीक्रेशन इसके अंदर डालते हैं, इस यूरेथ्रा के अंदर डालते हैं। इससे होता क्या है, जो भी यूरिन इसके अंदर पड़ा होता है, लगा हुआ होता है, या एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो इसको ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं पूरे के पूरे हमारे यूरेथ्रा पाथवे को, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, अल्कलाइन सीक्रेशन है, ये क्या कर देगी, ये इस पूरे के पूरे यूरेथ्रा को क्या कर देगी, अल्कलाइन कर देगी, ठीक है। एक काम हो गया ये। और दूसरा इसका काम क्या है, देखो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए यूरेथ्रा के ये काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं, इनकी जो सीक्रेशन होती है ये पीनस की टिप, ये जो पीनस की टिप है ना, इसको क्या करती है, इसको लुब्रिकेंट करती है, इसको लुब्रिकेट बनाती है, ठीक है। इसको क्या करती है, एज अ लुब्रिकेशन का काम करती है। समझ में आ रही है बात। बताना क्या है, सिर्फ और सिर्फ भाई काउपर्स ग्लैंड होता है, उसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। इसकी जो सीक्रेशन होती है वो अल्कलाइन सीक्रेशन होती है, और ये काम क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ दो काम करती है। एक जो हमारा पीनस होता है, पीनस से हमारी एक तो यूरिन निकलता है और दूसरी सीमन निकलती है, ठीक है। यूरिन निकल रहा है तो यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये डैमेज कर हमारे स्पर्म्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये काउपर्स ग्लैंड अपनी सीक्रेशन इसके यूरेथ्रा के अंदर छोड़ते हैं और इस पूरी की पूरी यूरेथ्रा को अल्कलाइन बना देते हैं, एसिडिक से अल्कलाइन बना देते हैं। और फिर जैसे ही हमारे स्पर्म इससे बाहर आएंगे तो इनको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा, कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो अल्कलाइन बन चुका है, ठीक है, अल्कलाइन बन चुका है। एक काम हो गया ये। दूसरा काम होता है बल्बोयूरेथ्रल सीक्रेशन का, ये एज अ लुब्रिकेशन काम करती है, पीनस के लिए एज अ लुब्रिकेशन काम करती है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, तो इसीलिए लुब्रिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, डन है।